हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेसिक ऑफ वेक्टर्स, जो क्लास 12th फिजिक्स में न्यूमेरिकल पोर्शन को सॉल्व करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। और हम बात करेंगे बेसिक ऑफ वेक्टर्स में कि वेक्टर्स क्या है। तो जितनी भी हमारी फिज़िक्स में फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हैं, जितनी भी हमारी फ़िज़िक्स में फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हैं, जैसे कि आपने फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ पढ़ी होंगी, 11th में भी पढ़ते हैं, हम 12th में भी पढ़ेंगे फिज़िकल क्वांटिटीज़ के बारे में। तो फिज़िकल क्वांटिटीज़ जैसे वेलोसिटी, फोर्स, एक्सेलरेशन और भी बहुत सारी फिज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं, वो फिज़िकल क्वांटिटीज़ हम पढ़ते हैं। तो फिज़िकल क्वांटिटी जितनी भी होती हैं हमारे 11th और 12th में जो भी हम पढ़ते हैं, वो दो तरह की होती है, स्केलर एंड वेक्टर। स्केलर एंड वेक्टर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं स्केलर क्वांटिटीज़ की। स्केलर क्वांटिटीज़ वो होती है जिनमें ओनली मैग्नीट्यूड होता है। दोज क्वांटिटी विच हैविंग मैग्नीट्यूड ओनली। मैग्नीट्यूड मतलब अमाउंट से मतलब होता है, इन क्वांटिटीज़ का अमाउंट से मतलब होता है। जैसे कि लेंथ हो गया, तो लेंथ का हम मेज़रमेंट करते हैं मीटर में, तो इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती, ओनली मैग्नीट्यूड होता है। जैसे मास हो गया, उसको मेज़र करते हैं हम केजी में, टाइम को सेकंड में। तो इन सभी क्वांटिटीज़ में ओनली अमाउंट बता रहे हैं हम, डायरेक्शन नहीं बता रहे हैं। तो ऐसी क्वांटिटीज़ जिनमें ओनली मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है, उन सभी क्वांटिटीज़ को हम क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटीज़। ओके, नेक्स्ट कैटेगरी है वेक्टर क्वांटिटी। सेकंड कौन सी है? वेक्टर। तो वेक्टर क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है। ठीक है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन होती है, जैसे वेलोसिटी, फोर्स, ऐसे एट्सेट्रा। तो ये जो क्वांटिटीज़ है वेलोसिटी में अपन ये भी बताएंगे कि 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा है और ईस्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है या वेस्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो मैग्नीट्यूड हो गया 5 मीटर पर सेकंड और डायरेक्शन हो गई ईस्ट या वेस्ट, जो भी हम बता रहे हैं। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है। जैसे फोर्स लगाया हमने 5 न्यूटन, तो 5 न्यूटन तो अमाउंट हो गया। हमने लगाया साउथ डायरेक्शन में फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पर, तो साउथ उसकी डायरेक्शन हो गई और 5 न्यूटन का फोर्स उसका मैग्नीट्यूड हो गया। ठीक है, तो ये हो गई वेक्टर क्वांटिटीज़। ठीक है, अब हम लिखते कैसे हैं वेक्टर को? तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है? वेक्टर को पहला फॉर्म होता है वेक्टर का पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म में हम क्या करते हैं? एक लाइन ड्रॉ करते हैं जिसके ऊपर एरो लगाते हैं। लाइन ड्रॉ करते हैं, एरो लगाते हैं। ये जो लाइन की लेंथ है वो रिप्रेजेंट करेगी मैग्नीट्यूड को। वो किसको रिप्रेजेंट करेगी? वेक्टर के मैग्नीट्यूड को। और एरो क्या रिप्रेजेंट करेगा? डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। एरो किसको रिप्रेजेंट करेगा? डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। इस तरह से पोलर फॉर्म होता है वेक्टर को लिखने का तरीका, है ना। पोलर फॉर्म में लिखने का तरीका ये है। जैसे मैंने साइड में यहाँ बताया हुआ है कि दो वेक्टर्स अपने पास में, देखो ध्यान से, इनमें एक का लेंथ छोटा है, दूसरे का लेंथ बड़ा है। तो यहाँ पे अपन ये कह सकते हैं कि जो बी का मैग्नीट्यूड होगा वो ए के मैग्नीट्यूड से ज़्यादा है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है मोड ऑफ बी वेक्टर। मोड ऑफ बी वेक्टर मतलब बी का ये लेंथ, इसके बारे में बात कर रहे हैं। और मोड ऑफ ए वेक्टर मतलब ए का लेंथ। तो मोड ऑफ बी वेक्टर मतलब बी का लेंथ ए के लेंथ से ज़्यादा है। ठीक है, अच्छा, दूसरा तरीका क्या है कि मैथमेटिकल तरीके से कैसे लिखेंगे वेक्टर को? ए वेक्टर इज इक्वल टू मोड ऑफ ए वेक्टर एन केप। मोड ऑफ ए वेक्टर एन केप, यानी मोड ऑफ ए वेक्टर, ये जो लाइन के साथ अपन बीच में ए वेक्टर लिखा है हमने, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मोड ऑफ ए वेक्टर को, यानी इसके मैग्नीट्यूड को। मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। एन केप क्या है? डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। एन के बस जस्ट ए सिंबल है, लिखने का तरीका है। ठीक है, और ठीक है, और हम बात करते हैं मोड ऑफ ए वेक्टर, तो इसको ए भी लिखा जा सकता है, सिंपल ए की फॉर्म में लिखा जा सकता है, जो कि क्या रिप्रेजेंट करता है? मैग्नीट्यूड। और एन के किसका सिंबल है? डायरेक्शन का। और इसे बोल सकते हैं यूनिट वेक्टर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिट वेक्टर। टाइप्स ऑफ वेक्टर की हम बात करते हैं। अब कौन कौन से टाइप्स हैं, इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं वेक्टर्स के? तो पहले हम बात करते हैं इक्वल वेक्टर की। कौन सा वेक्टर? इक्वल वेक्टर। दोज वेक्टर हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन आर कॉल्ड एज इक्वल वेक्टर। मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों
सेम है तो उसे हम क्या बोलेंगे, इक्वल वेक्टर। देखो यहाँ एग्जांपल लिया मैंने, यहाँ देखो पहला एग्जांपल में एक की लेंथ ज़्यादा एक की लेंथ कम, यानी मैग्नीट्यूड डिफरेंट और डायरेक्शन भी डिफरेंट। एरो को देखो ध्यान से, डायरेक्शन भी डिफरेंट है, यानी किसी भी तरह से ये वेक्टर इक्वल नहीं हो सकते दोनों वेक्टर। अब यहाँ देखो, यहाँ पे मैग्नीट्यूड तो लगभग सेम आ रहा है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट आ रही है, इसलिए ये दोनों भी इक्वल नहीं हो सकते। अब यहाँ थर्ड पे बात करो, यहाँ मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी दोनों अपवर्ड हैं, इसलिए हम यह बोल सकते हैं कि ये दोनों वेक्टर्स इक्वल होंगे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं अपोजिट वेक्टर्स की। तो अपोजिट वेक्टर्स आर दोज वेक्टर्स विच हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, अपोजिट वेक्टर। देखो यहाँ दिखाई दे रहा है, एक वेक्टर का, ए वेक्टर का जो है डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, बी वेक्टर का डायरेक्शन नीचे की तरफ है, और इन दोनों की देखो लेंथ लगभग सेम है, लगभग क्या है, एग्जैक्टली सेम है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, अपोजिट वेक्टर्स। ए वेक्टर और बी वेक्टर आपस में कौन से वेक्टर हुए, अपोजिट वेक्टर्स। अब हम बात कर लेते हैं यूनिट वेक्टर्स की। ठीक है, यूनिट वेक्टर्स नाम से क्या पता चल रहा है अपन को, जिनका मैग्नीट्यूड 1 हो। अगर मैग्नीट्यूड यूनिटी हो या फिर 1 हो तो सिर्फ और सिर्फ वो वेक्टर डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। किसको रिप्रेजेंट करेगा, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे ये ए वेक्टर है, उसको लिखा है मोड ए वेक्टर एन केप, एन केप डायरेक्शन होता है, तो डायरेक्शन यहाँ से कैसे फाइंड आउट करेंगे, मोड ऑफ ए वेक्टर को डिवाइड करने पर हमें क्या मिल जाएगा, एन केप मिल जाएगा। ऊपर वाले रिलेशन को ध्यान से देखो, एन केप को लाने के लिए हम क्या करेंगे, मोड ऑफ वेक्टर का डिवाइड कर देंगे ए वेक्टर में, दिख रहा है आपको। एन केप को हम यूनिट वेक्टर या डायरेक्शन बोल सकते हैं। ठीक है, एक तरीके से ये डायरेक्शन को बता रहा है, एन केप का मतलब हो गया डायरेक्शन। अच्छा, तो हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या पढ़ा हुआ है बच्चों, एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। तो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन को हम आई केप से लिखते हैं, वाई एक्सिस की डायरेक्शन को जे केप से लिखते हैं, और जेड एक्सिस की डायरेक्शन को के केप से लिखते हैं। यानी कि एक्स एक्सिस की डायरेक्शन यूनिट वेक्टर हम कह सकते हैं आई केप, वाई एक्सिस की यूनिट वेक्टर जे केप, जेड एक्सिस में यूनिट वेक्टर के केप। क्लियर है। अच्छा, अब न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वेक्टर एडिशन। और वेक्टर एडिशन के लिए एक रूल दिया हुआ है जो हमें एज इट इज़ समझना है अच्छे से, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल ही न्यूमेरिकल है इसके बाद में, और न्यूमेरिकल करने के लिए ये लॉ हमें समझना अच्छे से पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो लॉ क्या कहता है, इफ़ टू आर्म्स ऑफ ट्राइंगल रिप्रेजेंट्स टू वेक्टर इन सेम ऑर्डर देन थर्ड आर्म ऑफ ट्राइंगल विल रिप्रेजेंट रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर्स इन अपोजिट ऑर्डर। देखो यहाँ सेम ऑर्डर लिखा हुआ है, तो जिन दो वेक्टर्स को ऐड करना है अपन को, जैसे ए वेक्टर और बी वेक्टर को ऐड करना है, यहाँ पे दिए हुए ए वेक्टर और बी वेक्टर, इनको इस तरह से प्लेस करना है, सेम ऑर्डर में होने चाहिए। कैसे होना चाहिए, सेम ऑर्डर में। तो बी वेक्टर का जो टेल है, टेल दिखाई दे रहा है, इसको बी वेक्टर को ऐसे कैसे उठाया हमने और कहाँ रख दिया, इसके हेड पे रख दिया। बी वेक्टर का टेल को कहाँ रखा हमने, हेड पे। देखो दिखाई दे रहा है यहाँ पे नीचे वाले डायग्राम में, ए वेक्टर का हेड पे क्या रखा हुआ है, बी वेक्टर का टेल रखा हुआ है। ठीक है, तो अब थर्ड आर्म जो है, ट्राइंगल की थर्ड आर्म ये वाली दिख रही है आपको, इस तरह से रखेंगे अपन, थर्ड आर्म को इस तरह से रखेंगे कि ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, इन दोनों के रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा। तो किस तरह से रखेंगे, अपोजिट ऑर्डर में, यहाँ दिया हुआ है अपोजिट ऑर्डर में। तो इसके हेड को आर वेक्टर के हेड को हम बी वेक्टर के हेड से मिला देंगे। इसे ही हम क्या बोलेंगे कि अपोजिट ऑर्डर में रख दिया है हमने। आर वेक्टर को किस में रखा है, अपोजिट ऑर्डर। तो ये आर वेक्टर जो है वो किसके इक्वल होना चाहिए, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के इक्वल होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं हम कि ये जो आर वेक्टर आया है, ये भी तो वेक्टर आया है, दो वेक्टर्स को ऐड किया ए प्लस बी, तो यहाँ पे भी रिजल्टेंट भी वेक्टर है। तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होगा, तो आर वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड आर और डायरेक्शन हम ए बी एंड थीटा की टर्म्स में फाइंड आउट करेंगे। थीटा से मेरा मतलब है ए और बी
ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर इन टर्म्स ऑफ ए बी एंड एंगल बिटवीन ए एंड बी, इसकी टर्म्स में फाइंड आउट करेंगे। देखो कैसे करना है फाइंड आउट। सपोज हमें ये गिवन है, तो ये हमें दिया हुआ है कि ए वेक्टर बी वेक्टर एंड इनके बीच में थीटा गिवन है, एंगल गिवन है, ठीक है। देखो एक तो ये तरीका हो गया, थीटा इस तरह से लिखा हो सकता है बुक्स के अंदर, या जब भी हमें थीटा दिया होगा तो हमें पता रहेगा कि ए वेक्टर और बी वेक्टर के टेल टू टेल के बीच में थीटा बनता है। अगर सपोज इस तरह से दिया हुआ है हमको पहले से ए वेक्टर और बी वेक्टर, तो थीटा कौन सा मानेंगे ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में। इसके लिए हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि एंगल ये वाला लेना है, ये वाला लेना है कि ये वाला लेना है। देखो तो ये वाला क्यों नहीं ले सकते एंगल, क्योंकि ये हेड और टेल के बीच में बन रहा है, इसलिए ये नहीं लेंगे। हम क्या करेंगे, इस ए वेक्टर की हेड को आगे एक्सटेंड कर देंगे, और जब ए वेक्टर की टेल यहाँ पे होगी आगे एक्सटेंड करके, ए वेक्टर की टेल यहाँ पे होगी तो इसकी टेल बी वेक्टर की टेल और ए वेक्टर की टेल यहाँ पे होगी। अब इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा उसे ही हम थीटा बोलेंगे। यानी सिंपल सी हम बात ये कह रहे हैं, जब हेड और टेल के बीच में एंगल आ रहा हो तो हेड को आगे एक्सटेंड करके वो जो एंगल थीटा बनेगा उसको ही हम ए और बी का बीच का एंगल ट्रीट करेंगे। क्लियर है? ओके। नाउ अब हमारे पास में ए वेक्टर है, बी वेक्टर है और आर वेक्टर है। अब हमें आर फाइंड आउट करने के लिए, आर जब मैं बोल रहा हूँ तो क्या बोल रहा हूँ, ये वाली लेंथ बोल रहा हूँ, ये वाली लेंथ। तो ये वाली लेंथ फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या किया, कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पे वर्क किया। वो वर्क क्या होगा, हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया सीधा, इस वाले पॉइंट से परपेंडिकुलर दिख रहा है, ये ड्रॉ किया और इस लाइन को आगे तक एक्सटेंड कर दिया जहाँ तक ये मिल रही है। अब इससे क्या फ़ायदा हुआ कि इस छोटे वाले ट्रायंगल को ध्यान से देखिए तो इसमें क्या मालूम है हमको क्या मालूम है, ओनली हाइपोटेनियस मालूम है। क्या मालूम है? ओनली हाइपोटेनियस मालूम है, ठीक है, जो कि क्या है, बी के इक्वल है। ये लेंथ किसके इक्वल है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर यानी बी के इक्वल है। और ये अगर हाइपोटेनियस मालूम है और इन दोनों के बीच में ए और बी के बीच में एंगल थीटा मालूम है, तो हम क्या बेस क्या लिख सकते हैं, सिंपल टिग्नोमेट्री से क्या लिख सकते हैं, बेस हो जाएगा हाइपोटेनियस इनटू कॉस थीटा। होगा कि नहीं होगा? किसी भी सिंपल राइट एंगल ट्राइंगल के लिए हम बेस क्या लिख सकते हैं, हाइपोटेनियस इनटू कॉस थीटा। और परपेंडिकुलर क्या लिखा जा सकता है, हाइपोटेनियस इनटू साइन थीटा। ये सिंपल टिग्नोमेट्री से हम जान सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं मैग्नीट्यूड की, यानी ये लेंथ की। अब ये ध्यान से देखो बड़े वाले ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल में ध्यान से देखो, बड़े वाले ट्रायंगल में, यानी ये हमें हाइपोटेनियस दिखाई दे रहा है, ये परपेंडिकुलर और ये बेस, यानी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये वाली लेंथ कितनी है टोटल देखो, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ ए, फिर इसके बाद में यहाँ से यहाँ तक की लेंथ बी कॉस थीटा। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी कॉस थीटा बेस का स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा परपेंडिकुलर का स्क्वायर। सिंपल टिग्नोमेट्री पाइथागोरस थ्योरम से लिख सकते हैं। फिर हमने मैथमेटिकल आइडेंटिटी ए प्लस स्मॉल बी का होल स्क्वायर से इसको ओपन किया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा, और बी साइन थीटा का होल स्क्वायर क्या आएगा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखो आगे यहाँ पे क्या मिला, क्या दिखाई दे रहा है अपन को, बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ये बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ये बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा और ये बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, बी स्क्वायर कॉमन दिखाई दे रहा है। देखो कॉमन ले लिया यहाँ पे और इस 2ab cos थीटा टर्म्स को यहाँ पुट कर दिया। तो हम जानते हैं टिग्नोमेट्री आइडेंटिटी में हमने पढ़ा हुआ है कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ये भी हमने 11th में पढ़ा है, तो यहाँ पे पुट कर दिया। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये हमारे पास। तो आर क्या आएगा, रिजल्टेंट क्या आया अपने पास में, रिजल्टेंट क्या आया, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा।
दिस इज़ द मैग्नीट्यूड, दिस इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। अच्छा, आप डायरेक्शन की बात कर, देखो यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ है कि डायरेक्शन को हम एंगल के टर्म्स में देखते हैं। जैसे ये रिजल्टेंट है ना, ये रिजल्टेंट यहाँ पे ए वेक्टर के साथ में कितना एंगल बना रहा है, अल्फ़ा। ये अल्फ़ा जो बना रहा है वही इसकी डायरेक्शन होगी, किसकी, रिजल्टेंट की डायरेक्शन होगी। ध्यान रखना, अल्फ़ा क्या होगी, रिजल्टेंट की डायरेक्शन होगी। तो टेन अल्फ़ा इज इक्वल टू, इस बड़े वाले ट्रायंगल को ध्यान से देखो, टेन अल्फ़ा के लिए बड़े वाले ट्रायंगल को ध्यान से देखेंगे तो टेन अल्फ़ा क्या नज़र आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बेस हमें पता है, परपेंडिकुलर हमें पता है, परपेंडिकुलर क्या है, बी साइन थीटा, तो यहाँ रख दिया बी साइन थीटा। और बेस कितना है, ए प्लस बी कॉस थीटा, तो यहाँ ए प्लस बी कॉस थीटा। इस वाले फॉर्मूले से अपन को क्या कैलकुलेट करना है, डायरेक्शन कैलकुलेट करना है। यानी कि हमारे पास में ये दो इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं जिनको हम अगर डायरेक्टली याद कर लेते हैं तो हमारा न्यूमेरिकल्स में काम आसान हो जाता है। ये दोनों फॉर्मूले हमें डायरेक्टली मालूम होने चाहिए। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि अल्फ़ा किससे बना रहा है, ए वेक्टर के साथ अल्फ़ा है। किसके साथ है, ए वेक्टर के साथ में। देखो ध्यान से, अगर ए वेक्टर के साथ में हमने रिजल्टेंट का एंगल फाइंड आउट कर लिया है अल्फ़ा, तो ये जो रिजल्टेंट है वो हमेशा ए और बी के बीच में कहीं पे होगा। किसके बीच में होगा, हमेशा ये होगा 100% गारंटी के साथ में। ठीक है, थीटा है अगर ए और बी के बीच में एंगल, और ए वेक्टर और आर वेक्टर के बीच में अल्फ़ा फाइंड आउट कर लिया। सपोज आपको क्वेश्चन में आया कि बी वेक्टर के साथ एंगल फाइंड आउट करो, तब क्या करोगे, क्योंकि ये टोटल एंगल थीटा है और ये एंगल अल्फ़ा है, तो बी के साथ कितना एंगल हो जाएगा, थीटा माइनस अल्फ़ा। इसमें कोई बड़ी साइंस नहीं है, मैथमेटिकली हम आसानी से देख सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये बात है। इस तरह से हम वेक्टर एडिशन को करेंगे, और न्यूमेरिकल के लिए इन दोनों इंपॉर्टेंट फार्मूलों को मार्क कर लें, आप अच्छी तरह से लर्न कर लें, इन दोनों फार्मूलों को याद कर लें अच्छे से, क्या कि ये डायरेक्टली हम न्यूमेरिकल्स में यूज़ करेंगे। आने वाले लेक्चर, वीडियो लेक्चर में हम इनको डायरेक्टली यूज़ करेंगे, इसलिए डायरेक्टली याद होने चाहिए अपन को अच्छी तरह से। क्लियर है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जिसमें हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखो ये जो मैं वीडियो लेक्चर आपको बता रहा हूँ ये बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है ही है, उसके साथ में जो मेडिकल की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी यूज़फुल होंगे। तो इसलिए इन वीडियो लेक्चर्स को हम ध्यान से देखें, क्योंकि अपने एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, चाहे मेडिकल के हो चाहे बोर्ड के हो, तो हम उन दोनों में इसको यूज़फुल पाएंगे। क्लियर है। जब तक आप देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और कमेंट करते रहिए, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। ओके, थैंक यू सो मच।